जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल न्यू प्रगति कंपटीशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने गुप्त वंश के बारे में जाना था, उसकी राजनीतिक, प्रशासनिक एवं समस्त इकाइयों को जाना था और आज उसी को ध्यान में रखते हुए आगे के चैप्टर में पढ़ते हैं वर्धन वंश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जो गुप्त काल था या फिर गुप्त वंश था, उसका अंतिम शासक जो था भानुगुप्त या फिर देवगुप्त, वो जो था उसके शासनकाल में जो गुप्त वंश था वो छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त हो गया था। ऐसा आपको पता ही होगा, पिछले एक वीडियो में मैंने बताया भी है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो उसके पश्चात वहाँ से नए नए राज्यों का उदय होता है और उसी में एक आगे चलकर उसका उदय होता है जिसे कहते हैं वर्धन वंश। ये भी एक प्रकार से गुप्त वंश के शासन का या फिर शासन क्षेत्र का ही हिस्सा था। तो बात करते हैं अगर वर्धन वंश की। वर्धन वंश, अगर वर्धन वंश की बात करते हैं तो संस्थापक, सबसे पहले बात करते हैं संस्थापक की बात करें अगर तो पुष्यभूति। दोस्तों, ये जो पुष्यभूति थे, इन्होंने वर्धन वंश की स्थापना तो कर दी, लेकिन इसका अस्थायित्व, जो मूल रूप से अस्थायित्व होता है राज्य का, उसका निर्वाह नहीं किया था। और उसके बाद अब बात करते हैं कि स्थापना तो हो गई है, संस्थापक भी हो गए हैं, लेकिन अब बात करते हैं इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में क्या है कि किसी चीज़ के बिना प्रमाण किए हुए उसे सत्य नहीं कहा जा सकता। जैसा कि आप आने वाले समय में या फिर अभी के समय में आप देख ही रहे हैं कि किसी भी सत्य को जानने के लिए या फिर सत्य को परिभाषित करने के लिए हमें तथ्यों की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से वर्धन वंश को भी सत्यापित करने के लिए कुछ तथ्य होंगे जिनकी सहायता से हमें पता चलता है कि हाँ, हर्षवर्धन रहे होंगे, वर्धन वंश रहा होगा, प्रभाकर वर्धन रहे होंगे। तो उसी पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इनके वर्धन वंश की बात करें तो एक कवि थे बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के राज कवि थे या फिर उनके दरबार में रहते थे। तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है हर्षचरित। और बात करते हैं और भी साक्ष्य तो हो जाता है कि हेनसांग की रचना। अगर हेनसांग की रचना की बात करें, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हेनसांग की रचना क्या थी। बात करें तो रचना थी सीयू की ये जो रचना थी ये हेनसांग की थी। अगर हेनसांग की बात करें तो ये चीनी यात्री था। और दोस्तों, अब बात करते हैं और भी। तो एक पुस्तक है रजत रंगिणी। इससे दोस्तों, इसमें मुख्यतः प्रदर्शित तो किया गया है कश्मीर के इतिहास का, लेकिन इससे भी कुछ ना कुछ जानकारियां हमें मिलती है वर्धन वंश की। तो इसीलिए इसको भी शामिल कर ले रहे हैं, रजत रंगिणी, जो कि कल्हड़ द्वारा लिखी गई है, कल्हड़। और इसमें मुख्यतः सबसे ज़्यादा वर्णन किसका है तो कश्मीर के इतिहास का, क्योंकि दोस्तों अभी जो आगे इसके पढ़ेंगे वर्धन वंश के पश्चात, उसके बाद पढ़ने वाले हैं तो कश्मीर का वंश ही पढ़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, जो कश्मीर साइड उदय होते हैं वंश, उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ से बात करते हैं। ये तो थे कुछ प्रमाण जिनके तौर पर हम कह सकते हैं, या फिर एक प्रमाण और हो सकता है ऐहोल अभिलेख की अगर बात करें, ऐहोल अभिलेख, यहाँ से भी वर्धन वंश की जानकारी मिलती है।
तो अभी ऐहोल अभिलेख के बारे में हम आगे आपको बताएंगे क्या था, इसमें क्या क्या वर्णन है, इसे किसने लिखवाया था। तो अब यहाँ से बात करते हैं कि आगे जो शासक होता है, या फिर बात कर सकते हैं इनकी राजधानी। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी। जो राजधानी थी वो थानेश्वर और थानेश्वर की अगर बात करें तो वर्तमान में हरियाणा थानेश्वर में वर्तमान में ये पड़ता है। अगर बात करें कि स्थायित्व किसने, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि किस वर्धन वंश के शासक ने वर्धन वंश को अस्थायित्व प्रदान किया था, स्थायित्व किसने प्रदान किया, तो वो था दोस्तों प्रभाकर वर्धन। अब दोस्तों इसने जब राज्य को अस्थायित्व प्रदान किया तो अब यहीं से इम्पोर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहीं से होता है, क्योंकि दोस्तों अब जब इसने राज्य को स्थायित्व प्रदान किया तो अब इसके पुत्र जो होंगे और पुत्र के पुत्र वो एक प्रकार से क्रमवाइज राजा बनते चले आएंगे योग्यता अनुसार। तो बात करते हैं इनकी प्रभाकर वर्धन। अब यहां से बात करते हैं इनकी पत्नी की अगर बात करें दोस्तों तो यशोधरा जो थी इनकी पत्नी थी। ये तो नहीं कह सकते दोस्तों कि एक ही पत्नी थी, लेकिन जो हमें ज्ञात है कि एक ही पत्नी थी तो यशोधरा ही थी। और उसके बाद बात करते हैं इनके पुत्र जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इनके पुत्र। अगर पुत्र की बात करें तो बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। और एक पुत्री होती है पुत्री और जिसका नाम होता है राज्यश्री। ये इनकी पुत्री होती है। और अब बात करते हैं कि इनकी जो पुत्री होती है राज्यश्री की शादी। दोस्तों जो राज्यश्री होती है, राज्यश्री की शादी, जो ये राज्यश्री है इसकी शादी मौखरी वंश के शासक या फिर मौखरी शासक गृहवर्मा से हो जाती है। मौखरी शासक गृहवर्मा से हो जाती है, गृहवर्मा से होती है। अब उसके बाद जानते हैं दोस्तों कि जब राज्यश्री की शादी होती है तो ऐसे आप समझिए, अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर था थानेश्वर, या फिर जो वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर यहाँ पर पड़ती थी। और अगर बात करें तो इसी के नीचे या फिर इसी के बगल ये कन्नौज वाला क्षेत्र जो है कन्नौज, ये मौखरी वंश की राजधानी थी, या फिर कह सकते हैं मौखरी शासक जो थे गृहवर्मा का घर था ये कन्नौज। और उसके बगल में इधर बात करते हैं तो इधर है बंगाल या फिर गौड़। दोस्तों जो बंगाल है ना, इसका प्राचीन नाम जो था वो गौड़ ही था, तो यहाँ गौड़ शासक था। और बात करते हैं इसके नीचे मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर एक शासक था मालवा शासक, मालवा पढ़ते हैं मालवा शासक। अब बात करते हैं कि थानेश्वर, और थानेश्वर से कौन था, तो राज्यश्री की शादी कन्नौज में
कन्नौज शासक कौन था? तो ग्रहवर्मा, ग्रहवर्मा। और अगर ग्रहवर्मा की बात करें तो मौखरी शासक था, और मौखरी वंश का संस्थापक मुखर था। मुखर, ये भी याद रखना, मौखरी वंश का संस्थापक मुखर था। और अगर बात करते हैं अब जब कन्नौज से इसकी बहन की शादी हो जाती है, मतलब राजश्री की शादी हो जाती है, उसके पश्चात जो मालवा शासक होता है, मालवा शासक, इससे ग्रहवर्मा की कुछ अनबन होती है। तो दोस्तों जो मालवा शासक था उसका नाम था देवगुप्त। देवगुप्त ने ग्रहवर्मा पर दोस्तों अटैक करता है या फिर ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। और जब ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है तो उसके पश्चात यहाँ पर अभी मैंने पढ़ा था कि ये जो राजश्री का भाई होता है, यानी ग्रहवर्मा का साला, राजश्री का भाई राज्यवर्धन, अभी पढ़ा था ना, राज्यवर्धन क्या करता है कि मालवा के शासक जो देवगुप्त होते हैं इनकी हत्या कर देता है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि प्रतिशोध मतलब बदले की भावना, जब इसने इसकी हत्या की तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। अब दोस्तों जब देवगुप्त की हत्या हो जाती है तो यहाँ का एक शासक होता है शशांक, जो कि गौड़ या फिर कह सकते हैं बिहार बंगाल का शासक होता है। और दोस्तों ये देवगुप्त का बहुत ही घनिष्ठ दोस्त होता है, एकदम बढ़िया अच्छे वाली दोस्ती होती है। और जो ये देवगुप्त होता है, जब राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मारा उसके पश्चात शशांक भी भड़क गया। अब उसने कहा तुमने देवगुप्त को कैसे मारा? तो दोस्तों शशांक उठकर यहाँ पर राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। अब जब राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है तो इसका भाई कौन होता है? इसका भाई जो होता है हर्षवर्धन। कौन होता है? हर्षवर्धन। अब दोस्तों उस समय हर्षवर्धन लगभग 15-16 वर्ष का था। उस समय दोस्तों हर्षवर्धन ने क्या किया? अब जाहिर सी बात है कि भाई है, अगर कोई आपके भाई को मारेगा तो आपको कैसे लगेगा? तो शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या की और हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। अब दोस्तों बात आती है हर्षवर्धन की। तो जो हर्षवर्धन था इसने शशांक की हत्या कर देता है। और उसके पश्चात अपनी राजधानी या फिर कह सकते हैं उसके पश्चात 16 वर्ष की अवस्था में और समय, अगर दोस्तों उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो समय नहीं है लेकिन तब भी लिख लेते हैं, क्योंकि 16 वर्ष की अवस्था में बात करें 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है। सिंहासन पर बैठता है। और दोस्तों जब यह सिंहासन पर बैठता है तो अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ जो एक कन्नौज वाला क्षेत्र था ये अब खाली हो गया। तो इधर थानेश्वर था, इधर कन्नौज था, इधर मालवा था, इधर गौड़ था। तो अपना आधिपत्य जो है थानेश्वर कन्नौज इसके आधिपत्य में आ गया, क्योंकि ये इसके जीजा वाला क्षेत्र था। तो दोस्तों इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से परिवर्तित करके कन्नौज बना ली। तो दोस्तों बात करते हैं कन्नौज, हर्षवर्धन की राजधानी, हर्षवर्धन की राजधानी। अगर राजधानी की बात करें तो ये अपनी राजधानी क्या बनाता है दोस्तों? कन्नौज अपनी राजधानी बना लेता है। अब उसके बाद दोस्तों कन्नौज राजधानी बनाता है और उसके पश्चात कन्नौज जब राजधानी बन गई तो उसके पश्चात अपना शासन चलाता है। उसके पश्चात दोस्तों इसने अब बात करते हैं
इसकी प्रमुख रचना है, प्रमुख रचना। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जो जो हिट पॉइंट हैं सिर्फ उन्हीं को अध्ययन करेंगे, ज़्यादा कहानी वहानी के चक्कर में कोई मतलब है नहीं। तो दोस्तों इसकी जो प्रमुख रचना थी उसके बारे में जानेंगे, और इसके समय में चीनी यात्री हेनसांग आया था उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इसकी प्रमुख रचना थी नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये रचनाएं किसकी थी दोस्तों? ये रचनाएं थी हर्षवर्धन की रचनाएं जो थी वो नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली इसकी जो थी रचनाएं थी। उसके पश्चात छठी शताब्दी या फिर छठी या 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो हर्षवर्धन 606 में अभी मैंने बताया कि गद्दी पर बैठता है। उसके पश्चात जो होता है कि ये छठी शताब्दी में, और जब छठी शताब्दी में बैठता है तो उसी समय चीनी यात्री की अगर बात करें तो कौन? हेनसांग भारत आता है, आया। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, पुटअप होता है कि जो चीनी यात्री हेनसांग था ये किसके समय में भारत आया था? तो दोस्तों ये हो जाता है हेनसांग के समय आया था। और इसकी रचना एक थी, अभी मैंने ऊपर बताया था, सीयूकी इसकी रचना थी, जिससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। और दोस्तों इसने भारत का भ्रमण भी किया था और यहाँ से बौद्ध की शिक्षा भी ली थी। और दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन इसके समय में दोस्तों एक युद्ध होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उसे भी यहीं पर कवर करते चलेंगे। नर्मदा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? नर्मदा का युद्ध। अगर नर्मदा के युद्ध की बात करें तो ये दोस्तों होता किसके बीच है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नर्मदा का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। तो नर्मदा के युद्ध इधर से थे हर्षवर्धन वर्सेस, और आगे थे पुलकेशिन द्वितीय या फिर सेकंड कह सकते हैं कि इसमें नर्मदा का युद्ध होता है। और कब होता है दोस्तों? तो समय था नर्मदा युद्ध का 631 ईस्वी, लगभग 631 ईस्वी में ये युद्ध जो है लड़ा जाता है। और दोस्तों कहाँ लड़ा जाता है? नर्मदा के तट पर लड़ा जाता है, और हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लड़ा जाता है। और इसकी जानकारी ये तो सबको पता है कि लड़ा गया था, किसके किसके बीच लड़ा गया था, लेकिन एक यूनिक चीज़ ये है कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी अगर इसकी जानकारी की बात करें तो इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख से मिलती है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है वर्धन वंश की, लेकिन किस चीज़ की जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन कोई शासक था, इसका युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय से हुआ था।
ये जानकारी मिलती है। और ऐहोल अभिलेख जो था इसे पुलकेशिन द्वितीय की माँ ने लिखवाया था। और ये अभिलेख जो था पुलकेशिन द्वितीय की माँ। और माँ की अगर बात करें कौन थी, तो बालाश्री गौतमी। बालाश्री गौतमी जो थी इसकी माँ थी, और इसी ने ऐहोल अभिलेख का निर्माण करवाया था। और किसके उपरांत में, तो पुलकेशिन के विजय के उपलक्ष्य में, नर्मदा के विजय उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों यहाँ से निष्कर्ष निकलता है, जो हर्षवर्धन होता है, हर्षवर्धन की पराजय हो जाती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं जो हर्षवर्धन होता है ये यहाँ से हार जाता है। और उसके पश्चात दोस्तों अब यहाँ से जानेंगे कि हर्षवर्धन जो था इसके समय में कुछ प्रमुख कार्य हुए हैं, तो कौन कौन से कार्य हुए हैं उसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जो बात करते हैं प्रयागराज, अगर प्रयागराज की बात करें तो आजकल के समय में जो कुंभ आप देखते हैं, प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हर्षवर्धन के समय में ही हुआ था। हर्षवर्धन के समय में होता है। और दोस्तों ये जो बात करते हैं 5 वर्ष पर महामोक्ष जो 5 वर्ष पर महामोक्ष के लिए मनाया जाता था उसे दोस्तों आज महाकुंभ के नाम से जानते हैं। महाकुंभ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कुंभ पूछे या महाकुंभ, किसके समय में इसकी स्टार्ट होती है, तो वो थे हर्षवर्धन, जिनके समय में जानकारी होती है। और अगर बात करें यहीं पर कि जो हर्षवर्धन थे इनके समय में दोस्तों जो सूती वस्त्र केंद्र थे या फिर कह सकते हैं उद्योग केंद्र थे, वो बात करें अगर उत्तर भारत हर्षवर्धन के समय वस्त्र उद्योग या फिर जहाँ पर वस्त्र वगैरह बनते थे, तो बात करते हैं उत्तर भारत का। अगर बात करें उत्तर भारत का अगर कहें तो दोस्तों मथुरा हो जाता है। क्या हो जाता है? मथुरा। लेकिन अगर दक्षिण भारत को वहीं पर पूछ ले, दक्षिण भारत, तो दोस्तों कांची हो जाता है। कांची जो था वो दक्षिण भारत का था। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक दूसरे फ्रेंड के पास ज़रूर भेजें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।